आ रहा है कुछ समझ में? किसी भी चीज की तैयारी करने से पहले उसका ट्रेंड समझना जरूरी होता है, क्वेश्चन देखना जरूरी होता है। जब तक प्रश्न आप लोग नहीं देखेंगे, आप कितना भी पढ़ लो, उससे कोई सफलता प्राप्त होने वाली बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग बिहार स्पेशल में भी सिर्फ हम लोग मिले हैं किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ क्या? हिस्ट्री के लिए। मैं सिर्फ हिस्ट्री बिहार स्पेशल के संदर्भ में जितने हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं वही करा पाऊंगा, ठीक। और इसलिए नहीं करा पाऊंगा, मैं बहुत ईमानदारी से आप लोग से बोल दूं कि नहीं आता है, और आता अगर कराना भी होगा तो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अब जैसे यहाँ अगर कोई क्वेश्चन समझा रहा हूं तो आपका कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा, समझ रहे हो ना, हिस्ट्री के किसी भी टॉपिक से। लेकिन अगर पॉलिटी ज्योग्राफी अगर आप मुझे दे दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं होगा। वो वही बात हो जाएगी कि मैं रट कर आप लोगों को कराऊं, नहीं, वो सब नहीं। तो हिस्ट्री वाले पोर्शन में आप लोगों को करा रहा हूं। और मैंने क्वेश्चन जो देखा है पिछले सालों के 39 से लेकर 66 तक, यानी आप कहें तो 94 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन का जब मैं एनालिसिस किया तो मुझे ये पता चला कि इधर आपको देख रहे हैं जो लास्ट में है सब टोटल नंबर है, मतलब उस समय कितना पूछा है। और ये वाला जो है कि एंशिएंट से कितना है, मेडिवल से कितना है, मॉडर्न से कितना है। जैसे अगर हम 39 की बात करें तो एंशिएंट इंडिया से एक भी क्वेश्चन नहीं था इसमें। एंशिएंट इंडिया का मत समझना कि क्वेश्चन ही नहीं था, लेकिन वो जनरल क्वेश्चन था, ठीक। मैंने बिहार से संबंधित प्राचीन काल का क्वेश्चन नहीं पूछा था। उसी तरह से मध्यकाल में भी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा था। यहाँ पे सिर्फ 6 प्रश्न पूछे थे जो प्योर बिहार मॉडर्न इंडिया से संबंधित था, ठीक है। तो इस समय अगर देखा जाए तो 13 क्वेश्चन कुल पूछे थे, जिसमें से 6 प्रश्न हिस्ट्री से था। यानी अगर हम बिहार स्पेशल को भी ये ट्रेंड जब आप देखोगे तो लगभग 50% आपका हिस्ट्री ही रहता है, ठीक है। जीएस पोर्शन में भी आप देखोगे पूरा इतिहास हम मिला देते हैं तो 35 से 40 का एवरेज मिलता है ना आपको। और उसी तरह से स्पेशल में भी देखो तो 50% आपका हिस्ट्री से रहता है, और उनमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका मॉडर्न इंडिया से है। एंशिएंट मेडिवल तो कई बार जीरो कर दिया है, लेकिन मॉडर्न इंडिया में कहीं भी हमें जीरो दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब एक ट्रेंड तो आपके दिमाग में एकदम बैठा लेना चाहिए कि आपको मॉडर्न इंडिया पे काम ज्यादा करना है। चाहे हम आपको जनरल हिस्ट्री की बात करें या फिर बिहार हिस्ट्री की बात करें, दोनों ही संदर्भ में मॉडर्न इंडिया आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। फिर उसी तरह से आप देखिए 40वां में 40 में 2 क्वेश्चन एंशिएंट से, 2 मेडिवल से और 9 क्वेश्चन आपका। इधर देखिए रेशियो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ रहा है। इस समय 40 में 24 क्वेश्चन कुल बिहार से पूछा था, उनमें से 13 क्वेश्चन फिर आपको खाली हिस्ट्री से था, नहीं। तो ये ट्रेंड एक हमें ये दिखाने की, सिर्फ इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि आपको फोकस किधर करना चाहिए, ठीक है। अब यहां से देखिएगा थोड़ा सा ट्रेंड, आप यहाँ 24 है, यहाँ 37 है, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 29 है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं 2018 यानी 63, 64, 65, 66 में एक ट्रेंड नया दिख रहा है कि बिहार स्पेशल का क्वेश्चन की संख्या बढ़ रही है, ठीक। और इसका बढ़ाने का सीधा मतलब है, अगर बिहार स्पेशल के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं पेपर में तो इसका सीधा मतलब है कि आयोग चाह रहा है कि सिर्फ बिहारियों का हो। आ जाइए, बात समझ रहे हो ना? नहीं, क्योंकि बिहार के कल्चर को समझना बिहार के बच्चों के लिए आसान है, वहां के नाम को समझना, वहां की जगह को समझना, लेकिन अदर स्टेट वाले के लिए मुश्किल हो जाएगा ना। ये तो ये कहिए कि बिहार टिपिकल टाइप के नहीं पूछता अभी भी। जैसे आप हरियाणा चले जाओ, आप एमपी का एग्जाम देने चले जाओ, छत्तीसगढ़ का देखिए, वहां इतना टेक्निकल स्पेशल पूछते हैं जिसका हिसाब नहीं। हरियाणा पीसीएस में तो अंग वस्त्र के बारे में पूछ लेता है, कमर के नीचे पहनते हैं उसको क्या कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, बस समझ रहे? ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अब वो सिर्फ वही बताएगा जो हरियाणा का होगा। आप रट्टा भी चाहोगे तो बहुत मुश्किल है। ऐसा बिहार नहीं करता है, क्वेश्चन इसका सिंपल पूछता है, लेकिन फिर भी संख्या इनकी बढ़ती जा रही है। अब आपको देखना है कि अगली बार यानी 67वीं एग्जाम जब 30 अप्रैल को होगा तो उसमें इसी ट्रेंड को फॉलो करता है कि इसमें घटाता है। अगर यही ट्रेंड फॉलो किया तो निश्चित रूप से आपको बिहार स्पेशल पर फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिर्फ हम आपको दिखाने के लिए बताए हैं, ये मत समझ जाना कि ये फिक्स है, क्योंकि इनका ट्रेंड कब बदल जाएगा वो किसी को कुछ पता बिल्कुल नहीं चलता। ये लोग हमेशा अपना ट्रेंड बदलते रहते हैं। ये तो कम करता है, जैसे देखो ना लगातार 4 साल ले लिया है, एक स्टाइल में चला गया। यूपीएससी ऐसा नहीं करता। यूपीएससी मुश्किल से 1 साल 2 साल, उसके बाद में उसका ट्रेंड हमेशा चेंज होगा ही होगा।
जैसे आप देखे होंगे कि जब जब जिस सवाल सी सेट लाया था, 100 क्वेश्चन में से 50% क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पूछ दिया था उस बार, अगर अगर पेपर आप लोग देखे होंगे तो। अब इसका सीधा बताओ कि 50% करंट अफेयर्स है, अगर करंट अफेयर्स बच्चा जो नहीं पढ़ता है उसका पीटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी का आप कहेंगे 50 है ना सर, तो बाकी का 50 में 50 सही तो होगा नहीं ना, ये भी तो बात है नहीं। तो आप लोग को एक और मैं तरीका ये बताऊं कि आप लोग को करना क्या चाहिए, अलग से कुछ मत करना। जैसे आप लोग जैसे अभी हिस्ट्री पढ़ा ना आपने, हमने आपको पढ़ाया, पॉलिटी आपका हुआ, ज्योग्राफी हो गया, मैं तरीका बता रहा हूं जैसे हम लोग जो अपनाते थे पढ़ते समय। ठीक, आपके पास में हिस्ट्री का नोट्स बन चुका है, क्लास कर चुके हैं आप लोग, बनाए होगी ना कि खाली वीडियो देख देख कर छोड़ दिए हो? बना लिए हो ना। जब तक बनाओगे नहीं ना तब तक तुम्हारा नहीं है वो। अगर आप ये सोचते हैं कि वीडियो देखकर खाली हो जाए तो फिर नहीं होगा। अब जैसे जो जो टॉपिक यहाँ पे मैं हिस्ट्री में अगर कराता हूँ जो बिहार स्पेशल के लिए है, अब जैसे मान लीजिए यूरोपियंस हम लेकर आएंगे कि बिहार में यूरोपियंस की क्या स्थिति है, ठीक है, तो जितना यहाँ यूरोपियंस हमने कराया, मैंने आपको बताया था कि उस समय क्या करना, आपको इस तरह से पेज बनाना है, यहाँ पे जगह छोड़ना है, याद आ रहा है कुछ? अब क्या करना है कि जब कमिंग ऑफ यूरोपियंस मैंने आपको जो मेन सब्जेक्ट पढ़ाया है उस पेज में जगह हो, या उसमें और पेज ऐड कर दीजिए और यूरोपियंस की बात वहीं पे ऐड कीजिए अपने मेन नोट्स में। बात समझ रहे हो? तब क्या होगा, जब हिस्ट्री तुम पढ़ोगे ना तो अलग से बिहार हिस्ट्री नहीं पढ़ना होगा, साथ साथ हो जाएगा। पुर्तगालियों के, अंग्रेजों के जो फैक्ट्रियां आपको मैंने लिखवाया है, तो इसमें क्या देखना है, बिहार में कहां स्थापित किया, कब स्थापित किया, ये तो क्वेश्चन पूछता है। तो उन फैक्ट्रियों में एक दो ही तो स्थल होगा जो आपको ऐड करना होगा। नहीं, बंगाल के नवाब की हम चर्चा करेंगे तो बिहार में अलीवर्दी खान की इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाती है, नहीं पलासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध की भूमिका हो जाती है, तो वहां एक जनरल सा रिव्यूज आपको मिला होगा, कुछ नए पॉइंट्स यहाँ पे हो सकते हैं बिहार से संबंधित, वहीं जहां बैटल ऑफ बक्सर, जहां बैटल ऑफ पलासी है वहीं पे ऐड कर डालिए। और ये क्या होगा ना, साथ साथ होगा, ये पेंटिंग मत छोड़ दीजिएगा कि बाद में करेंगे, बाद में कभी कुछ होता ही नहीं है, नहीं, और आपके पास चूंकि समय भी नहीं है, तो इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड आप लोगों ने देखा कि किस तरह से, यानी कुल मिला जुलाकर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है मॉडर्न इंडिया पे। ठीक, एंशिएंट और मेडिवल अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक बात है, और इतना तो आप लोग बिहार से हैं, जानते हैं। अब जैसे अशोक, मगध, मैंने उस समय भी आप लोगों को बताया था। अब देखो ना, मैक्सिमम क्या है, या तो कौटिल्य से क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर अशोक से संबंधित मौर्य काल से क्वेश्चन पूछा है, यही तो पूछा है, या बिहार के कोई विद्वान है प्राचीन काल में, आर्यभट्ट वगैरह, तो वहां से क्वेश्चन पूछा है। तो जनरली दो तीन टॉपिक एंशिएंट में है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। और इधर मुगल में आओगे तो अकबर वगैरह के संदर्भ में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके समय में क्या स्थिति रही, जो फेमस रूलर है। नहीं, अदरवाइज आपको मॉडर्न इंडिया में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, आ जाइए। मॉडर्न इंडिया इन बिहार, बिहार में आधुनिक भारत। या मॉडर्न हिस्ट्री इन बिहार लिख सकते हैं, या मॉडर्न इंडिया, एक ही बात है। इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यूरोपियंस। लिखिए, यूरोपियंस। फिर हम पढ़ेंगे लेटर मुगल, लेटर मुगल्स एंड नवाब ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, ये मत समझना कि बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है ये सब ना।
फिर हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी। बेसिकली बैटल ऑफ प्लासी नहीं पढ़ेंगे, प्लासी के बाद क्या हुआ, बिहार में क्या चेंजेस हुए हैं, मैंने कौन वहां डिप्टी नवाब बना, वही एकदम फेवरेट क्वेश्चन है इनका। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे है ना कि जो बार बार पूछते हैं, मतलब आपको एक बार अगर याद कर लिए तो फिर उससे बाहर नहीं होने वाला है ना। तो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर देखेंगे। डयार्की यानी द्वैत शासन। तो द्वैत शासन जब बंगाल में लागू हुआ तो इधर क्या हुआ, उसमें बंगाल बिहार एक ही बात हो रहा ना। जैसे आप लोग खूब क्वेश्चन आप देखे होंगे कि राजा सीताब राय 50 बार मैंने खूब पूछा है क्वेश्चन, डयार्की से यही क्वेश्चन है हमेशा कि प्लासी के बाद या वो जो ट्रीटी हुआ, ट्रीटी के बाद या क्लाइव ने किसे नियुक्त किया, तो खूब आप याद जानते होंगे राजा सीताब राय, राजा सीताब राय पढ़ के आप लोग एकदम दिमाग में बैठा होगा वो। नहीं, अब थोड़ा सा क्लिष्ट अगर करता है, अभी तक पूछा नहीं है या पूछ दिया तो फिर थोड़ा सा तो आगे पीछे भी हम लोग क्या करेंगे कि जो पूछा है राजा सीताब राय तो थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे ये सब भी हम लोग देखते चलेंगे। कहीं आने वाले दिनों में ये पूछ ले कि सीताब राय से पहले कौन था, सीताब राय के बाद में कौन बना, तो ये आगे आने वाले एग्जाम के लिए नया क्वेश्चन हो सकता है। रिपीट किया तो वही पूछेगा कि कौन था, तो राजा सीताब राय, वो तो आप सबको पता है नहीं जैसे आप 1857 में आप जानते हो कुंवर सिंह से तो इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा है और एक ही बार में पूछता है बिहार में नेतृत्व तो कौन किया, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने कहा किया, बिहार में किया। देख रहे हो ना, हरा जगदीशपुर वही एक क्वेश्चन को घुमा रहा है। एक बार खाली पूछ दिया अमर सिंह के बारे में, नहीं तो बस अब यही खाली पूछते हैं वहां से तो इस तरह से अगर कर मतलब देखो आसान है, इसको बहुत हम कठिन नहीं कहेंगे कर पाना, क्योंकि अगर एक इसका पैटर्न पकड़ लिए ना, इसीलिए कहता हूं क्वेश्चन देखिए, जब तक देखेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। क्वेश्चन देखोगे ना, रोज देखिए 2 बार 4 बार 10 बार, तो आप अपने बताने लगोगे कि देखो ये पूछेगा ये ना पूछेगा, इस बार ये आ सकता है या इस बार ये रिपीट हो सकता है। सोशलिस्ट पार्टी आप देखना, आप लोग कितनी बार पूछ चुका है, नहीं पूछा है, तो कुछ तो एकदम फेवरेट है। अब जैसे जो नहीं ट्रेंड समझ रहे हैं तो पागलों की तरह बिहार पे इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के पागल हो रहे हैं कि ना, बताइए। मैं हमेशा कहता हूं ना कि रणनीति के हिसाब से काम कीजिए, पीटी निकालना एक कला है पीटी निकालना कला है। कुछ लोग अब जैसे हमारी एक तो टीचर लोगों से बात हो रही थी पीसीएस के नेचर पे, तो बोले पीटी तो बहुत आसान है, अगर ठीक से काम किया जाए तो पीटी तो आराम से निकल जाएगा, मेंस कठिन है। अब मेरा विचार एकदम अलग होता है, जस्ट उल्टा होता है। मैं कहता हूं कि पीटी ज्यादा कठिन है, मेंस आसान है। मेंस कॉन्सेप्ट पे है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना भी क्वेश्चन घुमाएगा उस पे आप 10 लाइन लिख ही दोगे, अगर राइटिंग स्किल आपकी अच्छी है तो। नहीं, और प्रीलिम्स में कोई और छोर है ही नहीं, कितना फैक्ट्स किसी को नहीं पता, वो कहां से पूछेगा कैसे पूछेगा पता है किसी को। और एक तो बिहार में ई वाला लाकर और लफड़ा कर दिया है कम से कम मेंस में ये नहीं देना कि ई है, ये तो नहीं है। अच्छा, उसमें भी आप लोग बिहार वाला देखोगे, कला के संदर्भ में मधुबनी, पटना और गुप्त मौर्य, ये 4 कलाएं हैं विशेषकर पेंटिंग के संदर्भ में। इसको देख लो, हर साल एक तो आना ही आना है, क्वेश्चन आउट। बात समझ रहे हो कि ना। अब देखो, अब जैसे अब ये क्वेश्चन है ना जो मैंने बताया कि 4 है, इनमें से एक आना ही आना है, तो सबको मालूम है, जो थोड़ा भी सिंसियर विद्यार्थी होगा वो चारों तैयार करके जाएगा। अब निर्भर करेगा कि चारों को लिखा किसने किस प्रकार, वहां पे राइटिंग स्किल का काम पर जाएगा। जिसका बेहतर राइटिंग स्किल होगा वो 2 नंबर ज्यादा लाएगा। लिखेंगे तो सब, क्योंकि सब चारों रट के गए हैं सब। नहीं, पाल कला अगर हमने रट के गए हैं तो सब लोग पाल कला रट के गए हैं, और सभी लोग हम लोग पाल कला लिख कर आएंगे। किसी को 2 नंबर मिलेगा, किसी को 5 नंबर मिलेगा, किसी को 10 नंबर मिलेगा। तो क्वेश्चन तो आउट है, आउट क्वेश्चन ज्यादा कठिन है, क्योंकि वो जनरल क्वेश्चन हो जाता है।
नया प्रश्न आएगा ना उसमें नंबर बढ़िया आता है, लेकिन अगर रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम वो ट्रेडिशनल टाइप का है, उसमें नंबर बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि सब लिख कर आते हैं। नहीं एक मिनिमम तो रहता ही है। और एग्जामिनर मतलब वहां पे हम क्या कहें, एकदम मतलब डिक्टेटर है, वो एकदम डिक्टेटर की भूमिका में होता है। माने अब मान लो 20 नंबर का कोई क्वेश्चन उसमें 2 नंबर दे दिया तो वो जीरो मानिए ना। है कि ना ये बात? नहीं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि वहां पे थोड़ा सा राइटिंग स्किल बेहतर है तो बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, डेट बहुत ज़्यादा है। अब बिहार स्पेशल का भी अब देखना है, यहाँ पे डेट वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं ना। हिस्ट्री में तो फिर भी इकोनॉमी की तरफ चले जाइए आप, उसमें भी अलग से करंट अफेयर्स भी है इनका, तो बड़ी मुश्किल कर देते हैं। तो खैर, लेकिन अगर तरीके से करेंगे, सिस्टमेटिक करेंगे तो हो जाएगा। अब ये सारे जो टॉपिक हमने पढ़ाएंगे ना, ये पूरा का पूरा, ये सिर्फ एक टॉपिक है। ये वाला, अच्छा, पहले तो इसी से जाता था। ये पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, बिहार इन 18th सेंचुरी। जैसे मेन हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं इंडिया इन 18th सेंचुरी, पढ़ते हैं ना। भारत 18वीं सदी में भारत, उसी तरह से 18वीं सदी में बिहार, और 18वीं सदी में बिहार में हम यूरोपियंस पढ़ेंगे, लेटर मुगल्स पढ़ेंगे, नवाब के बारे में पढ़ेंगे। सारे नहीं पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो बिहार से कुछ रिलेशन है इसका। फिर बैटल ऑफ प्लासी उसके बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर उसके बाद क्या हुआ, डायरकी में क्या क्या हुआ था। एक टॉपिक अपना ये हुआ, ये टॉपिक नंबर 1 होगा, ठीक है, पहला टॉपिक होगा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इससे भी ज्यादा, यहां से हालांकि कम क्वेश्चन है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका बहुत कम है, इससे थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आता है आपको दूसरे टॉपिक में। और दूसरा टॉपिक अपना होगा बिहार स्पेशल के संदर्भ में, वो है प्रमुख रिवोल्ट यानी विद्रोह। तो दूसरा अपना टॉपिक बनेगा बिहार स्पेशल में विद्रोह, ठीक। और इन विद्रोहों में हम लोग क्या देखेंगे, सो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो खूब चर्चित है अभी, जिनके नाम हम लोग ले रहे थे, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब 1857 में विद्रोह जो आप लोगों को पढ़ाया है, मैं वैसे इधर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि 1857 का पूरा कॉन्सेप्ट, कारण क्या था, प्रभाव क्या है, कहां कहां कैसे कैसे हुआ, ये सारी स्टाइल में पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। मैं यहां पे सिर्फ क्या पढ़ाऊंगा, 1857 और बिहार, बस। मैंने अब हम आपको नहीं शुरू करेंगे कि दिल्ली में कहां हुआ, ये सब नहीं, हम सीधे बिहार में आएंगे और रोहिणी से शुरू होगा। आपको पता है, पूछा भी है, रोहिणी में शुरू होगा और वहां से पटना देखेंगे, मुजफ्फरपुर देखेंगे, दानापुर देखेंगे, पलामू वगैरह 2-4 स्पेस जो प्लेसेस हैं, वहां पे बेसिकली कौन नेता था, नहीं। तो ये सब देखते हुए हम लोग बस यही इतने करेंगे 1857 के संदर्भ में। रिवोल्ट जब हो जाएगा तब हम लोग का जो सबसे मेजर टॉपिक होगा आधुनिक भारत में जो बिहार के संदर्भ में, वो है फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम, अच्छा, रिवोल्ट में 1857 हो गया ना, इसके साथ और भी कुछ जोड़ लेंगे, जैसे ट्राइबल मूवमेंट भी देख लेंगे, नहीं, ट्राइबल मूवमेंट देंगे, सिविल रिवोल्ट भी देख लेंगे, नागरिक विद्रोह, ठीक। तो नागरिक विद्रोह, ट्राइबल रिवोल्ट, जनजातीय विद्रोह हो गया, नागरिक विद्रोह हो गया, और 1857 का विद्रोह हो गया। बेसिकली यही 3 विद्रोह हैं। इसमें भी आप देखना, ट्राइबल में जैसे संथाल और मुंडा से ज्यादा क्वेश्चन है, एक बार आपको कोल से आया हुआ है, नहीं, अदरवाइज ज्यादातर क्वेश्चन आपका संथाल और मुंडा से आया है। तो ये सब क्वेश्चन, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार, यही मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी आ जाए, और ये तभी आएगा जब आप 10 साल का क्वेश्चन देखेंगे। मार्केट में ऑलरेडी है, बहुत सारे पब्लिकेशन का क्वेश्चन है, देखे होंगे मार्केट में,
मैंने एकदम पीटी, देखो यही सब है स्मार्ट तरीका पीटी निकालने का। जैसे जब मैं बोल रहा हूं ना कि ट्राइबल में इतने हैं, लगभग 10-11 ट्राइबल में, ये मैं यहाँ पे रिवोल्ट पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं 10-11, लेकिन वहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा किससे है? 2 से है, संथाल से और नहीं तो मुंडा से। कभी 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 कोल से पूछ दिया, कभी हो से पूछ दिया, अदरवाइज संथाल और मुंडा, संथाल मुंडा यही रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या कि संथाल और मुंडा आपको ठीक से याद करना है, माने वो जुबान पे होना चाहिए। और बाकी सब में क्या देखना चाहिए? कब हुआ, कौन नेता था, क्षेत्र कौन सा था, और कारण तो आप सबको एक ही है, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको पहले समझाया हूं कि ब्रिटिश पॉलिसीज आएंगे तो क्या होगा? भू राजस्व ज्यादा लगाएंगे तो किसानों में विद्रोह हो जाएगा, जमीनें हड़पेंगे तो जनजातीय विद्रोह होगा, यही होगा ना। और जमींदारों पे जब अंकुश लगाएंगे तो सिविल विद्रोह हो जाएगा। बड़े आसान कॉन्सेप्ट है। ब्रिटिश पॉलिसी आएगी, अंग्रेजों का दमन शुरू होगा। जब अंग्रेज भू राजस्व की वृद्धि ज्यादा कर देंगे तो उससे कौन प्रभावित होगा? किसान, तो किसान विद्रोह हो जाएगा। नहीं, जब क्या करेंगे? इंडस्ट्री लगाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए, जंगली संसाधन प्राप्त करने के लिए जंगलों की कटाई करने लगेंगे, जमीन पे कब्जा करने लगेंगे, तो आदिवासियों के जीवन प्रभावित होने लगेंगे। तो आदिवासी जीवन प्रभावित होगा तो वो भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे, उसी को हम कहेंगे जनजातीय विद्रोह। बात समझ रहे हो ना? जो जमींदार थे उनकी जमीनें जब्त कर ली जाएंगी, उनकी जमीन, जैसे कुंवर सिंह जमींदार ही तो थे, उनकी जमींदारियां जब्त कर ली जाएगी। अंग्रेज का सहयोग जो राजा नहीं करेगा उसको दमन किया जाएगा। तो इन राजाओं का विद्रोह, इन जमींदारों का विद्रोह वही नागरिक विद्रोह के रूप में सामने आ जाएगा। तो कारण तो आपको सब ये कॉन्सेप्ट में पहले बता चुका हूं। नहीं, हम लोग यहां पे क्या देखेंगे? इनका नाम, कौन नेता था इस समय, कहां पे था, एरिया याद रखना है आपको, किन क्षेत्रों में हुआ, कब हुआ, नेता कौन है ना? तो इसी तरह से फ्रीडम स्ट्रगल, बहुत सीरियस हो गए आप लोग, कुछ ज्यादा कठिन कठिन बात बोल दिया क्या? अच्छा हिंदी में भी लिख दीजिए। इसमें कौन सा हिंदी नहीं आ रहा है किसको? मैंने कहा कुछ अंग्रेजी लिखा है, यहां पे कुछ लिखा है। इसका लिख लो 1857 का विद्रोह, इसको लिख लो जनजातीय विद्रोह, नागरिक विद्रोह, और इसको लिख लो स्वतंत्रता संग्राम। नहीं, स्वतंत्रता संग्राम। अब सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे इसमें भी, तो ये वाला जो पोर्शन है फ्रीडम स्ट्रगल, यहां से क्वेश्चन ज्यादा है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा है। जैसे इससे पहले यहां से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन एक ही पेपर में देखोगे तो यहां से आपको 3-4, 3-4, 2-3, 3-4 इस तरह से क्वेश्चन फ्रीडम स्ट्रगल से ही है। मतलब गांधी से पूछे तब भी फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, राजेंद्र प्रसाद से पूछे तब भी फ्रीडम स्ट्रगल में ही आएगा वो। नहीं, जयप्रकाश नारायण से पूछे वो भी यही आएगा, सोशलिस्ट पार्टी पूछे वो भी इसी का हिस्सा होगा। बस समझ रहे? इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ज्यादा ध्यान से देखेंगे। और इसके बाद में थोड़ा सा महिलाओं पे आजकल क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार की स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका, तो बहुत ज्यादा नहीं है, 7-8 महिलाएं हैं जिनसे क्वेश्चन आपको हाँ वही, तो महिलाओं से संबंधित हो गया, या फिर कई बार आप लोगों से नेताओं के संदर्भ में आप लोगों से पूछ लेता है कि इनका संबंध कहाँ से था, उनका गांव कौन सा, कहाँ किस गांव के रहने वाले थे। देखे होगे ना इस तरह से क्वेश्चन। यानी इनको मैं एक टॉपिक के बीच में रख लूंगा, उसको पर्सनालिटी हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी बिहार के व्यक्तित्व, है ना। व्यक्तित्व ये मिसलिनियस टाइप में होगा। अब इसमें मेल नेता, फीमेल नेता, कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में हम लोग थोड़े से चर्चा करते चलेंगे। कब जन्म हुआ, कहाँ उनका गांव था, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा बिहार में, बस यही प्रश्न होता है। ठीक है, इतना अगर हम लोग कर लेंगे तो अपना बिहार खास करके आपका
मॉडर्न इंडिया से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ये गड़बड़ हो गया, ये दूसरा टॉपिक हुआ, ये तीसरा टॉपिक होगा, ये चौथा टॉपिक हुआ, हमने उसी में लिख दिया। यानी 4 टॉपिक, ठीक है, मुश्किल से 3 से 4 क्लास, काम तमाम। हाँ तो अब और क्या जान लोगे। हाँ मॉडल में अभी दिखाया ना, ट्रेंड क्वेश्चन है। चलिए हेडिंग डालिए, बिहार इन 18th सेंचुरी और यूरोपियंस, बेसिकली अपना टॉपिक होगा। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर ये आप लोगों से मैं क्वेश्चन कर दूं, या मैं ये मानता हूं कि आपको पता है कि कमिंग ऑफ यूरोपियंस में पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, जनरल लेवल पे। अगर भारत में, चूंकि वो मैं बता चुका हूं किसकी कंपनी क्या थी, वो सब बता चुका हूं, तो उसकी यहां पे कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहां हम लोग सीधे कमिंग ऑफ यूरोपियंस, मतलब कि बिहार में कमिंग ऑफ यूरोपियंस की हम बात कर रहे हैं। नहीं तो अब यहां पे एक बात, अगर क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लेते चले हम लोग कि आखिर यूरोपियंस आए भी बिहार में, तो आने के पीछे इनका उद्देश्य क्या था, आखिर इन लोगों ने बिहार को टारगेट क्यों किया। नहीं जैसे भारत क्यों आए, तो मैंने तो आपको बताया था कि औद्योगिक क्रांति है, इस तरह से उनको सस्ते माल चाहिए थे, श्रम चाहिए थे, एक बाजार चाहिए था, और इसी कारण उन लोगों ने भारत की तरफ यानी उपनिवेशों बनाने का उन लोगों ने क्रम शुरू किया, और इसी क्रम में हम देखते हैं कि यूरोपियन भारत आए। ठीक है, अब जब भारत आए तो आने के बाद में अब हमारा टॉपिक क्या है कि बिहार क्यों आए, अफीम और सोरा के लिए, और कपास और नील। माने एक लाइन अगर आप कहें तो आप कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल प्राप्त करने के लिए। नहीं तो जब यूरोपियंस आए तो इससे पहले कौन थे यहां पे, मुगल्स, यही थे ना। और जब यूरोपियंस आए तो उस समय जब मुगल थे तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी और उस समय बिहार की स्थिति क्या थी। ठीक, तो भारत की स्थिति क्या थी, मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी के संदर्भ में भारत किस स्थिति पे था। नहीं चाइना के साथ मिला देंगे तो फिर इकोनॉमी उसका कितना कैसा हो जा रहा था, वो मैंने आपको एक आर्थिक स्थिति बताने का प्रयास किया था। यहां पे अगर हम देखेंगे तो हम बेसिकली पटना की अगर बात करें कि इस समय अगर पटना अगर हम देखें जब यूरोपियंस आ रहे हैं तो उस समय पटना की स्थिति क्या थी, तो ये ट्रेडिंग सेंटर के रूप में था। क्या था, एक बहुत बढ़िया माने बड़ा ट्रेडिंग सेंटर यानी व्यापारिक केंद्र के रूप में ये था। ठीक है, किस रूप में था, एक व्यापारिक केंद्र के रूप में था। और ये केंद्र भी इसमें क्या क्या बेसिकली, तो कॉटन, कपास के लिए जाना जा रहा था, दूसरा नील, इंडिगो, ये सब लिखिएगा, ये सब मना है, क्वेश्चन आया भी है यहां से कि पटना किस लिए फेमस था। तो इंडिगो, साल्ट पीटर, ये क्या है, साल्ट पीटर, ये तो सोरा जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, सोडा नहीं, हाँ शोरा, ये विस्फोटक बनाने में काम आता था। नहीं, साल्ट पीटर, और यहां पे लिखिए सिल्क, इनका ये प्रमुख केंद्र था, कौन, पटना। ठीक, अब यहां पे जब प्रमुख केंद्र था और यहां से खूब बढ़िया से ये यूरोपीय मुगल्स कमा भी रहे थे, मार्केट में भेज भी रहे थे, बाहर भी जा रहा था, यहां भी आ रहा था और यहां भी बिक रहा था, यानी देसी विदेशी व्यापार सब ठीक चल रहा था। इन सब पे कब्जा तभी हो सकता था जब बिहार के पटना पे कब्जा हो जाए, और पटना पे कब्जा करने के लिए पलासी करना जरूरी था। बात समझ रहे ना, क्योंकि पटना इस समय तक आते आते हम देख रहे हैं कि ये अलग से कोई प्रांत नहीं हुआ करता था, ये बंगाल के ही अधीन होता था। तो बंगाल पर नियंत्रण प्राप्त करने का मतलब बिहार पर नियंत्रण हो गया, उड़ीसा पर नियंत्रण हो गया। क्लियर है ना, इन्हीं सब कारणों से इन लोगों ने बंगाल को जीता, और बंगाल जब जीत लिए तो पटना पे भी इनकी विजय प्राप्त हो जाएगी, और विजय प्राप्त हो जाएगी तो इन सब चीजों पर इनका नियंत्रण स्थापित
हो जाएगा। तो इन्हीं चीजों को प्राप्त करने के लिए, इन्हीं सब चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या हुए, यूरोपियंस का आगमन बिहार में होगा। ठीक, तब क्या हुआ, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन बिहार। बिहार में है ना, तो बिहार में इनका आगमन होगा। और इस आगमन में भी सबसे पहले कौन आते हैं, जो भारत में सबसे पहले आए वही इधर भी आते हैं। तो सबसे पहले पोर्तुगीज, ठीक है, तो पुर्तगाली। और इसी कारण पुर्तगालियों में सबसे पहला पॉइंट एक लिख लीजिएगा हिंदी वाले भाई, पुर्तगाली। ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाते चलना है ना, पुर्तगाली। और पुर्तगालियों में सबसे पहले लिखिए कि बिहार आने वाले प्रथम पुर्तगाली, सॉरी प्रथम यूरोपियन, फर्स्ट यूरोपियन टू इंटर बिहार, फर्स्ट यूरोपियन टू इंटर बिहार। बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपियन, बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपियन। लेकिन पुर्तगाली ये आए बिहार में, लेकिन इन लोगों ने कोई बस्ती वगैरह स्थापित नहीं की बिहार में। इनका जो बस्ती स्थापित हुआ था वो हुगली, वेस्ट बंगाल, और हुगली में स्थापित था। और वहां से ये लोग व्यापार करने के लिए नाव के सहारे, माने जल मार्ग से, ठीक, और कभी कभी जैसे स्थल मार्ग से ये आया करते थे पटना, आते थे, अपना व्यापार करते थे और फिर चले जाते थे, है ना। कोई बहुत फैक्ट्री हमें यहाँ स्थापित इनका दिखाई नहीं देता, ऐसा माना जाता है। डेट भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैंने भी बहुत खोजा, कहीं नहीं मिला। 17वीं शताब्दी सिर्फ मिलता है कि इन लोगों ने बिहार में अपना ट्रेनिंग सेंटर कुछ जगहों पे स्थापित किया, ठीक, लेकिन कोई क्लियर कट हमारे पास में जानकारी, डेट नहीं है। बस ये मिलता है कि ये लोग हुगली में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था और वहां से नाव और रोड के माध्यम से आते थे और व्यापार वगैरह करते थे और फिर यहाँ से चले जाते थे। तो ये इनका मूवमेंट रहता था बिहार और पटना, सॉरी बंगाल के संदर्भ में हम देखे थे, हुगली टू पटना। तो इनकी बस्ती अगर आप देखोगे तो क्या लिखोगे, हुगली लिखिए। एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री एट हुगली। हुगली जल्दी बताइए किस नदी के किनारे, कलकत्ता नदी। अब मुझे पता है, रुक जाओ। तो तुम लोगों ने हंसा क्यों है? कलकत्ता, हुगली शहर स्थापित है कलकत्ता नदी के किनारे, क्यों? हाँ सही बोले थे वो, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार ये पूछा है, पलासी पूछा है आप लोगों से, किस नदी के किनारे, क्या कहेंगे, हुगली कहेंगे या और कोई जवाब है? इसी नदी के किनारे है ना पलासी? पलासी, हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि पलासी एक जगह है, वो किस नदी के किनारे है? हुगली, कौन सा? दामोदर नदी, कोसी नहीं है। इसी की सहायक नदी है भागीरथी। अब भागीरथी वो मत समझना जो गंगा वाला, उधर वाला नहीं, ठीक। तो भागीरथी नदी की, ये क्वेश्चन आ चुका है, भागीरथी नदी के किनारे है पलासी, और विकल्प में जब भागीरथी ना रहे तभी हुगली कहिएगा, ठीक बात है। तो हुगली में इन्होंने अपना सेंटर स्थापित किया और यहां से ये लोग कहां जाते थे? पटना। ट्रेड के संदर्भ में ये पटना मूव करते रहते थे।
अब एक क्वेश्चन आने वाले दिनों में ऐसे पूछ सकता है कि ये लोग जो यहां से आते थे, पटना आते थे, तो क्या खरीदते थे और फिर यहाँ पे क्या बेचते थे? कुछ तो सामान लाते होंगे जो यहाँ पे बेच देते होंगे और बदले में यहां से सामान को खरीद लेते होंगे। तो ऐसे लिखिएगा, गुड्स यानी वस्तुएं, और इन वस्तुओं में लिखिएगा परचेज क्या करते थे? परचेज क्या करते थे? खरीदते कहां क्या थे? क्या खरीदते थे? कहां से? पटना से। तो क्या खरीदते थे? तो लिखिए कारपेट्स। ये पुर्तगालियों के बारे में बता रहा हूं कि ये कारपेट्स वगैरह यहां से खरीदते थे पटना के मार्केट से। खस, खस यहां से लेते थे। हाँ, अब ये मुझे पता नहीं है खस है क्या। क्लॉथ, थीन क्लॉथ, पतला कपड़ा, थीन क्लॉथ। और ये यहां लाते क्या थे, यानी यहां पे जो सेल आउट करते थे या ब्राउट, यहां पे लाते थे ये लोग स्पाइसेस और चाइना के लिए। मसाला और चाइना के लिए मतलब चीनी मिट्टी, है ना। तो चीनी मिट्टी की वस्तुएं लाते थे और पटना में ये यहां पे लाकर बेचते थे, और बदले में ये लोग यहां से कारपेट्स, खस और थीन क्लॉथ्स ये लोग यहां से खरीदते थे। ये पुर्तगाली शोरा वगैरह पे ध्यान देंगे, बेसिकली अंग्रेज ज्यादा, बस समझ रहे हो ना, शोरा पे वो लोग ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ, उससे चूंकि विस्फोटक बनाने की ये रहेगा। तो ये लोग ये गुड्स में ये याद रखिएगा कि ये स्पाइसेस और चाइना के लिए ये लेकर आते थे, पटना में सेल आउट करते थे, और यहां से क्या लेते थे? कारपेट्स खरीदते थे, खस खरीदते थे, और फिर यहां से सबसे ज्यादा यहां पे क्लॉथ, कपड़ा यहां से लेकर ये लोग जाते थे। लिख लिए इतना? आप लोग लिख रहे हो? बरवा गया? अब ना, तो अब तो स्थिति क्या कहे, आजादी के बाद से ही है, ऐसा नहीं कि अभी हुआ है। अब जैसे देखो ना, हम लोग पूरे विश्व में कपास उत्पादन करने वाले पहले थे, मालूम है ना आपको, इंडस पीपुल। फिर स्टोन एज में भी आप आओगे तो आपको मेहरगढ़ कपास की खेती है ना। कौन सा? हाँ, लेकिन देखो ना वो है। अच्छा, झारखंड में देखो, झारखंड में जितना मिनरल्स है कहाँ है किसी के पास? खूब है ना, क्या फायदा उठा पाए? और झारखंड अलग इसी कारण हुआ था कि हमारे पास मिनरल्स बहुत ज्यादा है, तो हमारा डेवलपमेंट हम अपने से कर लेंगे। और ऐसा लगा भी था कि अगर ठीक ठीक हो गया तो सबसे विकसित राज्य के रूप में होता हो, लेकिन हो पाया नहीं। राजनीतिक इच्छा शक्ति ठीक नहीं हुई, है ना। राज्य का विकास कम, अपना विकास लोगों ने ज्यादा किया, तो इसी कारण हो गया। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, कपास पहले लोग हम लोग थे। आज आप देखिए कपास उत्पादन में 1 नंबर स्थान चाइना के पास है ना, जबकि पूरे विश्व में पहली बार कपास उपजाने वाले लोग हम ही लोग हैं। लेकिन आज हम पिछड़ चुके हैं और 1 नंबर स्थान चाइना का हो चुका है। नहीं, तो ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी सिचुएशन एकदम अलग सा है। नहीं, हम लोग जानते हैं, अब देखो ना, कहते हैं कि बिहार में अब क्या है, झारखंड अलग होने के बाद, लेकिन हमारे पास में जमीनें इतनी गैंगेटिक रीजन है, आप देख रहे हैं उपजाऊ जमीनें हैं। अगर कृषि में बेहतर काम उधर किया जाए तो अच्छी खासी संभावना है, लेकिन हम तो फ्लड ही नहीं रोक पाते। हाँ, अच्छा देखो ना, अभी भी हम फ्लड रोक पा रहे हैं? नहीं रोक पा रहे, जबकि इतना उपजाऊ जमीनें हमारी ऐसे ही बर्बाद हो रहा है ना। हर साल किसान बर्बाद होता है, सारा फसल बर्बाद हो जा रहा है। जिस तरह से हरियाणा पंजाब में बेहतर काम हुआ कृषि के संदर्भ में, उस तरह से उधर भी काम होता तो बढ़िया हो सकता था। नहीं, अब ये सब मेंस का क्वेश्चन है आपका, ये मेंस में क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार की कृषि को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो इस पे विचार होना चाहिए आपके पास।
डच 1632 में इन लोगों ने अपना पहला फैक्ट्री पटना में स्थापित किया। अब ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, 65 में भी पूछा है, 66 में भी पूछा है ना? हाँ, 66 में भी पूछा है, 65 में भी पूछा है, लगातार यहां से दोनों साल क्वेश्चन है। इन लोगों का जो इंटरेस्ट था डचों का, बेसिकली जिस वस्तुओं में ये जो बिहार से ज्यादातर व्यापार करते थे, उसमें लिखिए कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल। हाँ, इनका फैक्ट्री है 1632 पटना। ये कई बार पूछ चुका है। एक बार पूछा कि निम्न में से कौन सा यूरोपियन 32 में है ना पटना में फैक्ट्री स्थापित किया। फिर पूछा कि 32 में किसने फैक्ट्री स्थापित की। नहीं, इसी को बार बार घुमाते रहता है। अब बताओ, ये फिर पूछेगा, 65 में पूछा, 66 में पूछा, ईश्वर करेगी कि 67 में भी पूछ ले ना। तो कॉटन टेक्सटाइल, साल्ट पीटर, शोरा के व्यापार, ओपियम, अफीम, किसने कहा था? रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, सॉरी, रिलीजन इज द मासेस ऑफ ओपियम, मार्क्स, कार्ल मार्क्स। सही कह रहे हैं आप। वही जो खास करके जो अभी प्रिंसिपल चेंबर है ना पटना कॉलेज का, मैं उसी का विद्यार्थी हूँ, वहाँ पढ़ा हूँ मैं, 3 साल समय दिया हूँ मैं वहाँ। तो जिसमें प्रिंसिपल साहब बैठते हैं वही बेसिकली गोडाउन था डचों का, है ना। और बाद वाला जो बिल्डिंग है वो बाद में बना है सब, ठीक है, शुरुआत। हाँ, उसी को नॉर्दर्न हाउस कहा जाता है, जो गंगा से एकदम किनारे। और आप जब जाओगे, जब पहली बार पटना कॉलेज में दाखिला लिया, तो भव्य कॉलेज को देखकर मैं बोला, वाह क्या सब कॉलेज बना है। मुझे ये लग रहा था कि भारत सरकार का है, बात समझ रहे? मुझे नहीं पता था, अब +2 तक ज्ञान ही नहीं था, तो मुझे लगता था कितना। आज जब उसमें चेंबर में गए ना, तो वो जो गोडाउन है ना, उसमें कलाकारियां है। एक तो खूब ऊंची है बिल्डिंग, और उसमें इधर कलाकारियां हैं, सब खूब बढ़िया से बनाया गया है, फूल वूल सब अभी भी है, तो अभी खत्म थोड़े हो गया नहीं। लकड़ियों का काम खूब बेहतरीन तरीके से हुआ है। तो मुझे इतना बेहतरीन लगा, बाद में जब मैं पढ़ा तो मुझे पता चला यार ये तो गोडाउन था इन लोगों का। तो बताओ, डचों का गोडाउन इतना शानदार होता था तो उनके महल कैसे होते होंगे। तो लिखिए यहाँ पे ओपियम हो गया, फूड ग्रेन्स वगैरह भी प्राप्त करते थे। इसका ये व्यापार करते थे डच यहां पे। खाद्य अनाज, औरंगजेब ने डचों को, बेसिकली औरंगजेब ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति इसको औरंगजेब ने दिया था। एक लाइन और लिख लीजिएगा, इन 1662 यानी 1662 में औरंगजेब ग्रांटेड ट्रेड राइट टू डच। औरंगजेब ग्रांटेड ट्रेड राइट टू डच इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। हिंदी में लिखिए, 1662 में औरंगजेब डचों को 1662 में औरंगजेब डचों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने की अधिकार दिया। व्यापार, अब यहां पे इतना लाइन आपको नहीं रटना है, आपको बस ये कि डचों को अनुमति किसने दिया? औरंगजेब। ठीक बात है कि औरंगजेब ने इन लोगों को बेसिकली यहां पे व्यापार करने की अनुमति दी थी। 65 में 1665 में एक ट्रेवलर आया, एक यात्री आया, डच ट्रेवलर, जिसका नाम था टवेर्नियर।
टेवेर्नियर डच ट्रेवलर है, ये पटना आता है, लिखिएगा डच ट्रेवलर टेवेर्नियर came to Patna and traveled to Chhapra. Came to Patna and traveled to Chhapra. 1665 में डच यात्री टेवेर्नियर पटना आया और छपरा की यात्रा, छपरा जानते हो ना? हाँ, पहले सारण हुआ करता था, लेकिन जब उससे गोपालगंज निकल गया और उससे सिवान निकल गया, तब हो गया गोपालगंज, सिवान और छपरा हो गया। नहीं तो अभी भी कमिश्नरी सारण ही है, सारण कमिश्नरी है जिसमें गोपालगंज, सिवान और छपरा है। ठीक, अपने गुरुजी सारण से हैं, मैंने छपरा से हैं और मैं गोपालगंज से हूँ। हाँ, जयप्रकाश नारायण। अच्छा, तो छपरा तक की यात्रा की। अब यहाँ पे एक लाइन और जोड़िए कि मैंने आपको क्या बताया कि टेवेर्नियर आया कहाँ? पटना, और पटना के बाद ये कहाँ पहुंचा था? छपरा भी पहुंचा था, है ना? और छपरा बेसिकली उस समय जैसे पटना ट्रेडिंग सेंटर के रूप में था, छपरा भी कुछ चीज के लिए बड़ा प्रसिद्ध था उस समय, आज की बात नहीं रहे। उस समय किस लिए फेमस था? यहां पर सोरा का शोधन होता था, वही सोरा अभी साल्ट पीटर, शोधन मतलब रिफाइनरी उसका एक तरह से। तो यहां पे फैक्ट्री स्थापित था, लिख लीजिए, कभी भी आ सकता है। यहां पे लिख, साल्ट पीटर रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध था। साल्ट पीटर रिफाइनरी यानी सोरा का शोधन कारखाना है ना, रिफाइनरी यहां पे था। और मजे की बात, कभी अगर आप लोगों से प्रश्न आ जाए कि ये डच थे, अंग्रेज थे और फ्रांसीसी थे, इन लोगों को बिहार में जो विवाद हुआ उसके पीछे एकमात्र कारण था साल्ट पीटर। ठीक है, ये भी अभी तक पूछा नहीं है, कभी भी आ सकता है कि बिहार में फ्रांसीसी, अंग्रेज और डचों के बीच विवाद के प्रमुख कारण क्या थे? तो सोरा। इसी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बिहार में ये लोग संघर्ष, जैसे आपको याद है ना, साउथ में हमने आपको हैदराबाद और कर्नाटक वाली बात की थी, याद है? वहां पे कब्जा करने के लिए जैसे अंग्रेज फ्रांसीसी टकराते थे, तो बिहार में भी इनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा ना, जिसके लिए ये संघर्ष करते थे। तो संघर्ष का एकमात्र कारण था साल्ट पीटर। और इससे क्या करते थे? एक्सप्लोसिव बनाया जाता था, विस्फोटक बनाया जाता था। नहीं तो लिख लीजिएगा यहां पे, द मेन कॉज ऑफ डिस्प्यूट, नोट करके या हैश लगाकर, स्टार मार्क देकर, द मेन कॉज ऑफ डिस्प्यूट अमॉन्ग फ्रांसीसी, ब्रिटिश एंड डच, was saltpeter. अंग्रेज फ्रांसीसियों और डचों के बीच ना, पुर्तगाल नहीं, अंग्रेज फ्रांसीसियों और डचों के बीच विवाद का प्रमुख कारण शोरा था। और एक युद्ध है जिससे डचों का एक तरह से भविष्य खत्म हो गया भारत से, और उन्हें यहां से जाना पड़ा। जल्दी बताइए उस युद्ध का नाम क्या था जिसमें ये बर्बाद हो गए? बेदारा का युद्ध। बहुत बढ़िया, लिख लीजिएगा 1759, बैटल ऑफ बेदारा। और इस बैटल ऑफ बेदारा में डचों का अंत हो गया, अंग्रेज यहां पे जीते। और इतना ज्यादा अंग्रेजों ने यहां पे मजबूर कर दिया इन लोगों को कि फिर इन लोगों ने एक तरह से सब कुछ समर्पण कर दिया, किसके? अंग्रेजों के प्रति। और जो कुछ भी था यहां छोड़ छाड़ के सब चले भी गए। तो अंग्रेजों का बेसिकली यहां पे डचों पर कब्जा हो गया। और फिर बाद में एक, हालांकि पटना का अगर बात करें तो इसके वापस भी मिल जाता है। एक लाइन लिखिएगा, इन 1781 में
लिख दिया हूं। 1781 मेजर हार्डी कैप्चर्ड द पटना, मेजर हार्डी कैप्चर्ड द पटना। 1781 में मेजर हार्डी पटना पर कब्जा किया, बट लेटर इन 1784 Patna was returned back to Dutch. 1784 Patna was returned back to the Dutch. लेकिन 84 में, हिंदी में लिखिएगा, लेकिन 84 में डचों को पटना पुनः मिल गया। अब ये याद रखिएगा कि अंग्रेज है, ये हार्डी कौन है? अंग्रेज है। जब इन लोगों में कन्फ्लिक्ट हुआ तो अंग्रेज कमांडर हार्डी ने पटना पे कब्जा कर लिया। इनका वेयर हाउस कहा जाता है, माने माल गोदाम, उस पर पटना वाला पे कब्जा कर लिया। और लेकिन फिर बाद में हम देखते हैं कि समझौता उनमें होगा, तो 84 में फिर से डचों को प्राप्त हो गया। ठीक है, पटना। तो अब ये भी याद रखना कि इस पे कब्जा अंग्रेजों ने किया, लेकिन फिर बाद में छोड़ दिया, वापस कर दिया है। ठीक है, डेनिस दानिश नहीं, अच्छा दानिश का भी स्पेलिंग यही है ना? देखो यार, हाँ हाँ, वो तो बेडारा है जिसमें इनके, हाँ उसके बाद कुछ टाइम बिल्कुल रहे। ऐसा ना समझना कि बेडारा के युद्ध के बाद ही खत्म हो गया, नहीं, रहे, युद्ध में पराजित हो गए। डेनिस में बहुत ज्यादा नहीं, 1774 में इन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित की जिसको नेपाली कोठी के नाम से जाना जाता है। पटना में क्या कहते हैं? नेपाली कोठी। (1774) में इन्होंने नेपाली कोठी में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। और नेपाली कोठी में डेनिस क्या करते थे? वही क्या, अब देखो ना, इतना बार इस्तेमाल हुआ कि साल्ट पीटर आते ही पटना ही याद आएगा, नहीं? तो यहां पे इसका प्रोसेसिंग वगैरह सब किया जाता था। लेकिन हम फिर देखते हैं इसका कोई इंपॉर्टेंट विशेष नहीं। 1845 में इन लोगों ने अपना सारा सेटलमेंट अंग्रेजों को बेचकर यहां से चले गए। मैंने ये आपसे चर्चा किया था कि सबसे चालाक तो डेनिस निकले बेचारे। जब अंग्रेजों को सबको पराजित कर रहे थे, अंग्रेज जब पराजित कर रहे थे, इन लोगों ने कहा कि भाई देखो, मारो और मत, जितना हमारा खर्चा वर्चा हो गया उसका तुम खरीद लो, पैसा वैसा दे दो, हम अपने चले जाएंगे। अंग्रेजों ने कहा कि चलो बहुत बढ़िया है। सारा अपना सेटलमेंट बेचारे इन लोगों ने बेच दिया अंग्रेजों से, और डेनिस यहां से 1845 में चले गए। नहीं, हाँ चालाक तो नहीं, वो भी जान रहे थे कि फालतू में अभी कुछ कीमत मिल भी जाएगा बाद में तो जीरो हो जाएगा, नहीं? तो नाम दानिश है तो होगा ही ना। फ्रेंच, अंग्रेजों को बाद में रख रहा हूं क्योंकि उसमें ज्यादा है, नहीं इसमें दो 4 लाइन है इसलिए। फ्रेंच, फ्रांसीसियों ने 1734 में पटना में फैक्ट्री स्थापित की। 1734 में पटना में फैक्ट्री स्थापित की। But after Plassey, British East India Company captured the warehouse of French in Patna. But after Plassey, British East India Company captured Patna. आप सिर्फ लिखो कैप्चर्ड पटना तब भी काम चलेगा, आप लिखे कैप्चर्ड वेयर हाउस ऑफ पटना तो वही है, पटना का माल गोदाम जो भी था, है ना? तो इतने लिखकर आप चले तो काम चल जाएगा। लेकिन प्लासी युद्ध के पश्चात, अंग्रेजों ने पटना पर कब्जा कर लिया। अच्छा किया अब लिखिए अंग्रेज, ब्रिटिश,
ब्रिटिश। 1620 में इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। कहां पे? कहां पे? पटना। लेकिन लिखिए, जगह का नाम लिखिए, आलमगंज। आलमगंज कहां पे? पटना में। देखो मेरे नाम पर है जगह का नाम। हाँ, कैसा आलम मेरा नाम है ना, तो मेरे नाम पर आलमगंज है। लिख मत लेना कि मेरे नाम पर आलमगंज। आलमगंज पटना। और लेकिन बाद में ये हम देखते हैं कि 1921 में ये फैक्ट्री बंद हो गई यहां पे। 1921 में हाँ 1619 है, एक ही साल के बाद में यहां पे बंद हो गया। वो चूंकि आप देखिए ना 1621-20 में कौन सा शासक है? मुगल बादशाह कौन है? जहांगीर है। कहने का मतलब कि स्ट्रांग मुगल है नहीं, तो स्ट्रांग मुगल यहां पे है। जैसे अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है और औरंगजेब है। अकबर से लेकर औरंगजेब तक ये सब स्ट्रांग मुगल कहे जाते हैं। तो इनके समय में यूरोपियन आएंगे, जरूर व्यापार भी करेंगे, लेकिन विशेष औकात इनके पास होगी नहीं। लेकिन औरंगजेब के मरते ही ये सारा सिनेरियो एकदम चेंज हो जाएगा, क्योंकि सब निकम्मे मुगल आने लगे और उसके बाद में धीरे धीरे ये अपनी ताकत बढ़ाने लगेंगे। नहीं, तो ये बंद हो गया। इनकी जो सबसे अस्थाई फैक्ट्री बिहार में रही, जो लंबे समय तक चलता रहा, जब तक अंग्रेज थे तब तक चलता रहा, वो था गुलजार बाग का। क्या नाम था? गुलजार बाग। तो लिखिएगा 1651 में गुलजार बाग। गुलजार बाग ये भी पटना में ही है, और यही वर्तमान में गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जाना जा रहा है। अभी इसी कोठी में गवर्नमेंट का सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है, सरकारी छापाखाना है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो गुलजार बाग फैक्ट्री की स्थापना कब किया इन लोगों ने? 1651 में। और यही गुलजार बाग फैक्ट्री वर्तमान में अगर पूछा जाए कि किस रूप में है, जैसे डचों की फैक्ट्री वर्तमान में किस रूप में है? पटना कॉलेज के रूप में है। उसी तरह से अभी ये गुलजार बाग किस रूप में है? तो यहां पे प्रिंटिंग प्रेस है। किसका? सरकार का। तो लिखिएगा गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस। गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, सरकारी छापाखाना वर्तमान में। यहीं पे बनता है। चलिए, एक लाइन लिखिएगा इसमें। जैसे वो आज से लिखवाने की जरूरत नहीं, आपको तो पता ही है। जैसे बिहार इस समय इन लोगों के लिए, अंग्रेजों के लिए दो चीजों के लिए ज्यादा फेमस था, मतलब ज्यादा इन लोगों का ध्यान होता था। एक ओपियम पर और दूसरा साल्ट पीटर पे, है ना। तो पूरे बिहार के ओपियम पे नियंत्रण करना और पटना में साल्ट पीटर के ऊपर नियंत्रण करना, इनका अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक बात है। लिखिए, एक लाइन लिख लीजिए। आफ्टर कैप्चरिंग पटना, after capturing Patna, Britishers were controlling the production of opium, and trading of calico cloth. Production of opium and trading of calico cloth. calico मतलब गाना भी है इस पे। छीटदार, छीट समझते हैं? छीट वाले कपड़े।
तो कैलिको क्लॉथ का मतलब छीट वाले कपड़े, छीट कपड़े, कलरफुल होता है वो, हाँ डिफरेंट कलर का, थोड़ा सा जैसे वर्तमान उदाहरण में देखोगे तो जोकर वोकर सब खूब पहनते हैं। कैलिको क्लॉथ, छीटदार कपड़ा। तो इसके लिए यहां पर हिंदी में लिख लीजिएगा, पटना पर नियंत्रण स्थापित करने के पश्चात, पटना पर नियंत्रण स्थापित करने के पश्चात अंग्रेजों ने, पटना पर नियंत्रण स्थापित करने के पश्चात अंग्रेजों ने अफीम के उत्पादन, अफीम के उत्पादन और छीटदार कपड़े के व्यापार को नियंत्रित किया। अफीम के उत्पादन और छीटदार कपड़े के व्यापार को नियंत्रित किया। जॉब चार्नोक का नाम सुने हैं? कहां का संस्थापक था? कलकत्ता का। बिहार से कुछ रिलेशन है क्या? पटना का जो फैक्ट्री था ना इसका, गुलजार बाग वाला, उसका ये हेड बनाया गया। तो जॉब चार्नोक कलकत्ता शहर का संस्थापक है और पटना फैक्ट्री का हेड इसको नियुक्त किया गया था 64 में। ठीक है, तो एक लाइन लिख लिया जाए जो कि ये भी पूछ लेगा आपको। 1664 यानी 1664 में जॉब चार्नोक was appointed as the head of factory of Patna. Was appointed of the head of factory of Patna in Patna. 1664 में जॉब चार्नोक को पटना फैक्ट्री का हेड नियुक्त किया गया। 1680 में आप शाइस्ता खान का नाम सुने हैं? कौन था ये? शाइस्ता खान औरंगजेब का मामा था, जो शिवाजी को मारने के लिए गया था और जिसमें उसको पराजय का सामना करना पड़ा था, अंगूठा कट गया था, याद है? हाँ 63 वाला। और वहां से भागकर बंगाल चला गया था, है ना? और वो बंगाल का गवर्नर उसे नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन डर के मारे औरंगजेब से मिलने नहीं आता था। याद है ना ये सब कहानी? तो जब बंगाल का वो गवर्नर रहा तो उस समय इसने क्या किया, बिहार के व्यापार के लिए अंग्रेजों के ऊपर टैक्स इंपोज कर दिया। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि बंगाल का वो कौन सा नवाब था या कौन सा अधिकारी था जिसने अंग्रेजों पर 3.5% अलग से टैक्स लेता था? तो नाम होगा उसका शाइस्ता खान। अब आप लोगों का ध्यान जाएगा नहीं, किधर ध्यान जाएगा? या तो सिराजुद्दौला की तरफ जाएगा या मीर कासिम की तरफ जाएगा, क्योंकि कहानी वही पढ़े रहते हैं। ठीक है, तो शाइस्ता खान ने अंग्रेजों पर 3.5% का टैक्स इंपोज किया था। ठीक है, लिखिए यहाँ पे। और ये इसलिए भी पॉसिबल हो पाया क्योंकि 1680 है और कौन है इस समय? मुगल बादशाह औरंगजेब है, तो पावरफुल शासक था। भले औरंगजेब और शाइस्ता खान में संघर्ष है, पट नहीं रही है, लेकिन आदेश तो उसी का माना जाएगा ना, क्योंकि उसके अंदर वो गवर्नर है। इसलिए इस समय इसके आदेश का उल्लंघन करना, अगर शाइस्ता खान के आदेश का उल्लंघन करना मतलब मुगल हुकूमत का उल्लंघन करना है, और ऐसे में अंग्रेजों के लिए दिक्कत हो सकती थी, उनको देना पड़ा था। तो लिखिएगा, शाइस्ता खान चार्ज 3.5% टैक्स ऑन द ट्रेड इन बिहार। शाइस्ता खान चार्ज्ड 3.5% टैक्स ऑन द ट्रेड इन बिहार। शाइस्ता खान ने बिहार के व्यापार पर 3.5% का कर आरोपित किया। बिहार के व्यापार पर 3.5% का कर आरोपित किया। एक इंटरेस्टिंग कहानी हुई और यह हुआ कि औरंगजेब ने उसके पावर को थोड़ा सा कम करने के लिए, जैसे बंगाल है ना, तो आप देखे होंगे ना कि बंगाल का गवर्नर होता था और बिहार में डिप्टी गवर्नर कहा जाता था।
चूंकि बड़ा प्रांत था तो एक जगह से चल नहीं पाता था, तो यहाँ पे नवाब, वहां पे उप नवाब या डिप्टी गवर्नर हम लोग कह देते थे, डिप्टी दीवान कहेंगे, डिप्टी नाजिम कहेंगे। नाजिम और दीवान है ना, नाजिम भी, नाजिम एक अलग पद हो गया जो प्रशासनिक मामला देखेगा, और जो आर्थिक वाला मामला देखेगा वो दीवान होगा। तो यहां भी नाजिम, नाजिम वही तो, नाजिम से निजामत और दीवान से दीवानी। तो निजामत अधिकार और दीवानी अधिकार जो डायरकी में हम लोग देखेंगे, या आप लोग जानते भी होंगे, है ना। तो इसी प्रकार से उधर भी निजामत होता था और दीवानी होगा, लेकिन वो कैसा होगा, नायब डिप्टी निजाम और डिप्टी दीवान, ये कहा जाएगा। तो उस इलाके, और ये लोग रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होते थे, बंगाल के नवाब के प्रति ना। तो औरंगजेब ने एक बिहार का नाजिम नियुक्त कर दिया, ठीक, सैफ खान को, और नियुक्त कर दिया। तो नियम ये था इससे पहले कि जब कोई नया नवाब बनता था या डिप्टी नवाब बनता था, तो जो ब्रिटिशर्स होते थे, यूरोपियंस होते थे, ये इनका जरूरी होता था उस डिप्टी नवाब या डिप्टी दीवान से, या बंगाल का जब गवर्नर चेंज होता था, जब भी चेंज होगा, तो ये आते थे उससे मिलने के लिए। और मिलने के लिए ऐसे नहीं आते थे सिर्फ खाली हाथ आए और मिलकर चले गए, पूरा गिफ्ट उफ्ट के साथ लेकर आते थे वो। ये मैंने एक दरबारी शिष्टाचार के रूप में था। तो जब ये नियुक्त हुआ, औरंगजेब ने इसे बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त करता है, तो जो ब्रिटिशर्स वहां पे थे, जो अंग्रेज थे, पिकॉक नाम था उसका, ठीक है, पिकॉक मोर, हाँ तो पिकॉक नाम था वो। उसका काम ये था कि जैसे नियुक्त हुआ तो ये जाता, उससे मुलाकात करता, थोड़ा सा दरबार में हाजिरी लगाता और गिफ्ट वगैरह देता और आ जाता ना। वो आया ही नहीं, अंग्रेज अधिकारी पिकॉक मिलने ही नहीं गया, गिफ्ट देना तो दूर है, नहीं, ना गिफ्ट दिया और ना मिला। तो इसे क्या समझा गया, अपमान समझा गया। तो सैफ खान ने उसके खिलाफ अभियान कर दिया और उसको जबरदस्त पराजित किया, और पराजित करने के बाद में दरबार में उपस्थित होने का भी आदेश दिया, हुआ भी, और अलग से ढेर सारा पैसा भी उससे वसूला। बस में गिफ्ट तो था ही, उसके बाद में पैसा भी उससे खूब वसूला। तो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग घटना यहाँ पे। अब फिर मैं याद दिला दूं कि ये सिर्फ इसी कारण हो रहा है क्योंकि केंद्र की हुकूमत इस समय मजबूत थी। यही औरंगजेब के मरने के बाद ये सब नहीं हो पाएगा, नहीं। अच्छा, ये अंग्रेज बड़ी दुष्ट थे ना, धीरे धीरे मतलब अपनी ताकत बढ़ा। पहले शुरू में आते थे ना, तो जैसे नवाबों के पास या मुगल बादशाह तो बड़ा पद हो गया, नवाबों के पास, डिप्टी नवाब के पास जब आते थे, हैट वेट तब पहने रहते थे, एकदम हैट उतारेंगे, हाथ में ऐसे लेंगे और दरबार में आकर झुककर सलाम करते थे ना, गिफ्ट वगैरह खूब देते थे, बस में रहे। और विशेषकर वो सब लेकर आते थे विदेशी, समझ रहे हो ना। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय नवाबों को, राजाओं को अंग्रेजों ने शराब पिला पिलाकर पूरा क्षेत्र हड़प लिया सब। हाँ, खिचड़ी तो गया ही क्षेत्र भी ले गए। बाद में जैसे जैसे कमजोर मुगल आएंगे तो आएंगे सब, लेकिन आएंगे तो जैसे पहले क्या होगा, कैप उतारना बंद कर दिए, आएंगे ऐसे ही, ठीक। उसके बाद में ये भी करना बंद हो गया, गिफ्ट विफ्ट भी बंद हो गया, हाँ, अब हैंडशेक होगा। और उसके बाद में तो ये भी नहीं होगा, हाँ, अब कहेगा ये सब बकवास की बातें नहीं है, मैं आऊं तो तुम मुझे सावधान हो जाओ मेरे सामने, नहीं। तो ऐसी स्थिति हो गई धीरे धीरे, लेकिन अचानक नहीं। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि अंग्रेजों जैसा सब्र किसी के पास नहीं था। हाँ, हाँ, तो मतलब वही मैं क्या कर, अगर आते ही ये सब काम करते तो निपटा दिए जाते। धीरे धीरे आगे आगे बढ़े, और जैसे जैसे इनकी ताकत बढ़ती गई, इनका एटीट्यूड बदलने लगा। टाइम मांगता है, लिखिए औरंगजेब अपॉइंटेड सैफ खान एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार ना, अलग से एक नोट करके लिख लीजिए। औरंगजेब अपॉइंटेड सैफ खान, सैफ अली खान मत लिख देना, खाली सैफ खान, SAIF, सैफ खान एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार बट मिस्टर पिकॉक, यही नाम याद रखना है सिर्फ आपको, मिस्टर पिकॉक
refused to visit the gift, to visit and gift the new governor. Refused to visit and gift the new governor. औरंगजेब ने सैफ खान को बिहार का उप गवर्नर नियुक्त किया, लेकिन श्रीमान पिकॉक खाली पिकॉक लिख लो, लेकिन पिकॉक ने मिलने और उपहार देने से इनकार कर दिया। Then Saif Khan captured and forced to present gift and 90 pounds to the government. 90 पाउंड इससे वसूला और गिफ्ट भी लिया ना, जबरदस्ती। हाँ, सैफ खान कैप्चर्ड एंड फोर्स्ड टू प्रेजेंट गिफ्ट एंड 90 पाउंड्स टू न्यू गवर्नमेंट। 90 पाउंड्स टू द गवर्नमेंट या न्यू गवर्नमेंट, हिंदी में लिखिएगा। तत्पश्चात सैफ खान कंपनी पर कब्जा किया, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्हें उपहार के साथ साथ 90 पाउंड की धनराशि देने के लिए बाध्य किया। 90 पाउंड की धनराशि देने के लिए बाध्य किया। तो अभी दे देगा ना, अभी मजबूर है। मैंने एक लाइन क्या बोला था कि यूरोपियनों की क्या विशेषता है कि अगर वो हारते हैं तो सीधे पैर पकड़ लेंगे। आप लोगों को वहां पे पुर्तगालियों वाले भी बात मैंने बताई थी। अब देखना ना, जहां हारना होता है तुरंत संधि, और संधि कौन यही करते हैं। लेकिन अगर ये जीत गए भाई साहब, तो फिर आपको किसी लायक छोड़ते नहीं है। तो अभी ये वक्त का तकाजा था कि इसको दे देना था, क्योंकि ये जान रहा था कि अभी 90 पाउंड देंगे ना तो 900 पाउंड कमाएंगे यहां से। नहीं, ऐसी तो बात है। आपको यहां पे क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि उन निम्न में से कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने बिहार के डिप्टी गवर्नर से मिलने से इनकार कर दिया था? पिकॉक। यहां पे सैफ खान से क्वेश्चन आने की संभावना कम है, पिकॉक से ज्यादा है। याद रहेगा? चलिए, पिकॉक तो आप लोग भूलोगे ही नहीं ना भूलोगे। एक बादशाह था जिसका नाम था बहादुर शाह। क्या है इसका उपनाम? बहादुर शाह प्रथम। ये बहादुर शाह फर्स्ट है। नहीं नो, इसका टाइटल और कुछ टाइटल है ना। अब तो सारे यहीं से, तो यही तो लेटर मुगल है। शाह बेखबर। तो शाह बेखबर था, मतलब शाह तो थे, मालिक तो था, हिंदुस्तान का बादशाह तो था, लेकिन बेखबर था। इसको कुछ पता नहीं रहता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो शाह आमतौर पे भी जैसे जिस कंपनी का या जिस क्या मालिक अगर लापरवाह होता है तो क्या कहते हैं हम लोग, शाह बेखबर है। खाली मालिक है लेकिन ये समझ नहीं रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पे ना। तो बहादुर शाह प्रथम की बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों को वहां बताया था कि मुगलों के बाद में, औरंगजेब के बाद में थोड़ा बहुत दिमाग वाला व्यक्ति तो था ये नहीं। और ये शासक बनते ही 2-3 काम अच्छा किया था। क्या किया था भाई? तो इसने गुरु गोविंद सिंह के साथ समझौता किया था, याद है आपको? शांति समझौता। तब जाकर जो सिख मुगल संघर्ष थे वो खत्म हुए थे। दूसरा इसने काम ये किया था बहादुर शाह ने, शाहू को, बहुत बढ़िया, शाहू को इसने रिलीज किया था, और जिसके कारण बैटल ऑफ खेर वगैरह हुआ था।
है ना, जिसमें आप देखेंगे कि पेशवाओं की शक्ति उसके बाद शाहू बन जाता है और फिर पेशवाओं की शक्ति बनने लगती है ना। तो इस मामले में कहा जाता है कि मुगलों में माने लाइटर मुगलों में अगर देखें, उत्तर मुगलों में थोड़ा बहुत दिमाग वाला ये व्यक्ति था, ठीक है। और अब यहाँ पे इसने भी कुछ पॉइंट यहाँ पे किया कि कुछ लोगों को, जैसे इसने बंगाल का नवाब फर्रुखसियर को बनाया। बंगाल का नवाब किसे बनाया, याद रखिएगा, फर्रुखसियर भी बंगाल का नवाब रह चुका है, ठीक है, माने शासक बनने से पहले। तो ये बंगाल का नवाब बनाया इसे। और अजीमुस्सान को बिहार का अजीमुस्सान को बिहार का गवर्नर बनाता है, ठीक है। तो ये फर्रुखसियर बंगाल का नवाब नियुक्त किया इसने और बिहार का गवर्नर बनाया किसको, अजीमुस्सान को, ठीक है। तो अजीमुस्सान यहां पे जब बना तो इसके लिए संदर्भ में कुछ बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है बंगाल से मतलब नहीं है हमें, हमें मतलब है इससे। जब अजीमुस्सान बना, अच्छा ये कौन है, रिलेशन कुछ पता है, अजीमुस्सान बहादुर शाह, फर्रुखसियर बहादुर शाह, फर्रुख बहादुर शाह ये भतीजा है जो बाद में चुनौती देगा, और उसका ये बेटा है अजीमुस्सान। हाँ, तो अजीमुस्सान यही स्थापित करता है। तो अजीमुस्सान किसका बेटा है, बेटा है, बहादुर शाह का। अजीमुस्सान का बेसिकली नियुक्ति औरंगजेब के समय में ही हो गई थी बिहार में, ठीक है, जब जिंदा था 1702 में ही। ध्यान से सुनिए, मैं लिखवा दूंगा, यहां से क्वेश्चन है। तो अजीमुस्सान उस समय युवराज के रूप में है, औरंगजेब जब शासक था तो इसे बना दिया था, बिहार में भेज दिया था। और जब ये जाता है वहां पे बिहार में 1702 में इसकी नियुक्ति होती है, तो उसी समय इसने अजीमाबाद नगर बसाता है पटना में, ठीक। जब पिताजी शासक बनते हैं यानी बहादुर शाह बनता है, तो इसने उस पद पर इसको कंटिन्यू किया, इसे रहने दिया अजीमुस्सान को। और फिर इसी के संदर्भ में अब यहां से अंग्रेजी से भी रियासतें प्राप्त करेंगे। नहीं तो एक पॉइंट यहां पे लिखिएगा, 1702 में ये सूबेदार बना बिहार का। 1702 में सूबेदार बना बिहार का। जल्दी बता दीजिए कि सूबेदार किसने बनाया होगा, औरंगजेब 1702 में, गुड। 1702 में 1704 में पटना को इसने रीबिल्ड किया अजीमाबाद के नाम से। अजीमाबाद के नाम से रीबिल्ड।
हाँ देखो ना, जैसे दिल्ली 7 बार बसी, दिल्ली 7 बार बसी, तो जैसे आप देखे होंगे कि तुगलकाबाद, शाहजहानाबाद, बात समझ रहे हो? तो ये सब इसका मतलब समझते हो क्या हुआ? ये मत समझना कि पूरा दिल्ली को रिकंस्ट्रक्ट किया गया, चाहे इस तरह से हुआ। जहां बादशाह रहेगा ना, उसका वो जो नामकरण देगा, तो मतलब एक तरह से कि वो पूरे इलाके का वही केंद्र हो जाता है। ठीक, तो जैसे तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की, मतलब वो फोर्ट भी बनवाया। तो अब क्या कहा जाएगा कि उसकी राजधानी कहाँ है? तुगलकाबाद। कहाँ पे तुगलकाबाद? दिल्ली में ही। तो इसको कहा जाएगा कि मतलब दिल्ली को तुगलकाबाद के रूप में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे पाटलिपुत्र चल रहा था, शेरशाह सूरी ने उसको पटना नाम दे दिया। ठीक, अब ये जब आएगा तो ये अपना केंद्र, ये कहीं ना कहीं तो रहेगा ना। तो पटना में ही कहां पे रहता था? अजीमाबाद, जहां पे रहता था उसका नाम दे दिया अजीमाबाद। ठीक है, तो अब अजीमाबाद क्या हो जाएगा कि पटना का केंद्र हो जाएगा। तो उसी को कहा जाएगा कि पटना को रीबिल्ड कर दिया इसने। ठीक, नाम रहेगा पटना अभी भी, लेकिन जहां वो रहेगा ना उसको केंद्र बना दिया जाएगा। जैसे ऐसे समझ लो, ये पूरा मुखर्जी नगर है। ठीक, तो अब आस्था कोचिंग कहां पे है? मुखर्जी नगर में है। मुखर्जी नगर में भी कहां पे है? बत्रा के पास। कल को अगर यहां से हटकर यहां से परमानंद में चला जाए तो अभी भी यही कहा जाएगा कि कहां पे है? मुखर्जी नगर में। लेकिन कहां पे अब हो गया? परमानंद हो गया। तो परमानंद भी क्या हो गया? मुखर्जी नगर में हो गया। उसी तरह से ये लोग करते हैं, नाटक है और कुछ नहीं। अभी आने दो, जब आएगा वो, है ना। क्या हुआ? कौन? बताओ ना। तो उसकी फैक्ट्री कैसे 34 में? पटना में। चंद्रनगर तो है ही बंगाल में, फ्रांसीसियों का। अच्छा, क्वेश्चन दिखाना दो। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक है, तो 1704 में अजीमाबाद की स्थापना ये करता है, माने उसी पटना को रीबिल्ड कर देता है उसी के नाम से, और इसका नाम रख देता है अजीमाबाद। ठीक बात है। इसके बाद में बहादुर शाह प्रथम के बाद में जहांदार शाह, और जहांदार शाह के बाद में आता है अब मुगल बादशाह बनता है फर्रुखसियर। तो इसके समय में देखिए क्या हुआ। फर्रुखसियर, और फर्रुखसियर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जैसे जहांदार शाह इसके पहले जो शासक बना था, वो शासक तो बन गया था, लेकिन उसको चुनौती दिया किसने? फर्रुखसियर ने। और ये पहला मुगल शासक ऐसा हो जाएगा जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ है। तो इसने 1713 में अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। कहां से? पटना से। तो इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा मुगल बादशाह अपना राज्याभिषेक पटना से करवाया था, या बिहार में इसका हुआ था? यही है। तो लिख लीजिए यहाँ पे, ही वॉज क्रोनेटेड, he was coronated in Bihar, in Patna. He was coronated सत्रह सौ तेरह में इसका राज्याभिषेक पटना में हुआ। 1713 में इसका राज्याभिषेक पटना में। राज्याभिषेक पटना में। इसने कुछ गवर्नर अपॉइंट किए, सूबेदार अपॉइंट किए। तो लिखिए, ही अपॉइंटेड सूबेदार्स ऑफ बिहार,
सूबेदार इन बिहार। एक नहीं, चार चार इसने, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसने बिहार में कुछ सूबेदार नियुक्त किए। सबसे पहले इसने सूबेदार नियुक्त किया गैरत खान को। कहीं कहीं किताब में कैरात खान लिखता है, तो कैरात खान मिले या गैरत खान मिले एक ही बात है, मतलब वो प्रोनाउंसिएशन में है दिक्कत। इसके बाद में कुछ समय के बाद में इसको हटाकर मीर जुमला को नियुक्त किया। फिर इसको हटाकर बुलंद खां को नियुक्त किया। बुलंद खां को नियुक्त किया और फिर इसको हटाकर खान जमान को नियुक्त किया ना, खान जमान को नियुक्त किया। जहां डेट होगा मेरे पास मैं लिखा दूंगा। हाँ हाँ, वन आफ्टर अनदर, एक साथ नहीं। तो कहने का मतलब ये क्यों, ये नाम मैं लिखाने के पीछे कारण क्या, कि याद रहे कि ये भी बिहार में गवर्नर के रूप में नियुक्त थे और इन चारों की नियुक्ति किया था फर्रुखसियर ने, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना। बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहा था इन्हीं सब चीजों के लेकर। तो सैयद बंधुओं के साथ हुआ था इसकी गड़बड़ी। फर्रुखसियर को सैयद बंधु ही बनाए थे और बाद में सैयद बंधु ही इनको ठिकाना भी लगा दिए। यही सब काम, बहुत सारे काम इसने किया था इधर उधर ना, तो जिसके कारण दिक्कत हुई थी। मोहम्मद शाह कौन है ये, रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला रंगीन मिजाज के थे, इसलिए रंगीला साहब हैं ये। और इसी के समय में बंगाल स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। याद आ रहा है कुछ, है ना, वॉरियर स्टेट, सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट, याद आ रहा है। हाँ, तो अर्ध मुर्शिद कुली खान, अर्ध स्वतंत्र राज्य की स्थापना, बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल राज्य की स्थापना की थी। मुर्शिद कुली खान बंगाल राज्य की स्थापना किया और इसी मोहम्मद शाह रंगीला ने, इसी ने बेसिकली बंगाल का सूबेदार या डिप्टी गवर्नर आप कहें नियुक्त किया, जिसका नाम था फखरुद्दौला को। क्या नाम था, फखरुद्दौला। और फखरुद्दौला हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि फखरुद्दौला अंतिम स्वतंत्र मुगल नवाब या सूबेदार या गवर्नर ऑफ बिहार होगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद जैसे ही मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब बनेगा, अलीवर्दी खान आएगा और पूरी तरह से बिहार को भी अपने कब्जे में, और मुगलिया हुकूमत से उसका रिश्ता अलग हो जाएगा। तो अब जो वहां पे नियुक्त होंगे वो सब बंगाल से नियुक्त होंगे, ना कि मुगल बादशाह की तरफ से। अब तक जितना हमने देखा डिप्टी गवर्नर कहे या नवाब कहे या जो भी कह रहे थे हम बिहार में, वो सब कहां से नियुक्त हो रहे थे, मुगल बादशाह से। तो मुगल बादशाहों द्वारा नियुक्त किया जाने वाला बंगाल का अंतिम, सॉरी, बिहार का अंतिम गवर्नर फखरुद्दौला होगा, ये याद रखना है। इस फखरुद्दौला के बाद में डिसमिस कर देगा 33 में, और 33 में डिसमिस करने के बाद में अब बंगाल का पूरी तरह से बंगाल बिहार पर नियंत्रण हो जाएगा और अब वहां पे डिप्टी गवर्नर जो भी नियुक्त होगा वो सब बंगाल से होगा, ना कि मुगल बादशाह की तरफ से। क्लियर है। तो लिखिए एक लाइन और यहां पे, मोहम्मद शाह ऑल्सो अपॉइंटेड फखरुद्दौला Fakruddaulah on the post of governor of Bihar. On the post of governor of Bihar. On the post of governor of Bihar. और चूंकि इसके बाद में मुगल बादशाह नहीं करेंगे तो क्या लिखिएगा आप, इसको लिखिए लास्ट मुगल गवर्नर इन बिहार। लास्ट मुगल गवर्नर इन बिहार।
बिहार में अंतिम मुगल गवर्नर, बिहार में अंतिम मुगल गवर्नर है। इसकी नवाबी को या इसके गवर्नरशिप को खत्म कर देगा जब सुजाउद्दीन आएगा। जैसे मुर्शिद कुली खान है, और आपको पता है कि मुर्शिद कुली खान भले बंगाल पे कब्जा कर लिया, लेकिन इसने मोहम्मद शाह को पैसा भी तो दिया था। इसी कारण तो बंगाल को हम लोगों ने क्या किस ग्रुप में रखा था, सेमी इंडिपेंडेंट में रखा था, है ना, अर्ध स्वतंत्र कहते हैं। क्योंकि भले कब्जा कर लिया लेकिन अनुमति अभी ले रहा है, उधर से इजाजत ले रहा है। और जैसे अब सुजाउद्दीन आएगा तो मुर्शिद कुली खान तो ठीक ठीक रखा, सुजाउद्दीन अब अवहेलना करना शुरू करेगा। तो जैसे वो बंगाल के गवर्नर को डिसमिस कर देगा और कहेगा नहीं अब इधर से सब जाएगा, अलीवर्दी खान नियुक्त होगा। और अलीवर्दी खान ने तो और आगे बढ़ गया, तो अब जैसे इधर आएंगे वो सब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और मुगलिया हुकूमत को इग्नोर करते चले जाएंगे। ठीक बात है। तो इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखना कि अंतिम है, ठीक है। मुगलों के द्वारा नियुक्त किया जाने वाला बिहार का गवर्नर अंतिम होगा। उसके बाद में सब किधर से होंगे, बंगाल से होंगे। एक लाइन और लिख लीजिएगा इसमें, ही वॉज डिसमिस्ड इन 1733, he was dismissed in 1733 by the Nawab of Bengal Sujauddin, by the Nawab of Bengal Sujauddin. सुजाउद्दीन, इसे बंगाल का नवाब सुजाउद्दीन ने, इसे बंगाल का नवाब सुजाउद्दीन ने बर्खास्त कर दिया। बंगाल का नवाब सुजाउद्दीन ने बर्खास्त कर दिया। और जब बर्खास्त करेगा तो फिर बंगाल का नियंत्रण करने के लिए किसी को तो नियुक्त करेगा। तो कौन नियुक्त होगा, अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान की नियुक्ति कौन करेगा, सुजाउद्दीन करेगा। क्लियर है। ठीक बात है। तो सुजाउद्दीन होगा और क्या करेगा, सुजाउद्दीन इसको बर्खास्त किया और इसके जगह पर अपना आदमी नियुक्त करेगा जिसका नाम होगा अलीवर्दी खान। तो एक लाइन और लिख लीजिएगा, एंड सुजाउद्दीन अपॉइंटेड अलीवर्दी खान ऑन द पोस्ट ऑफ डिप्टी नवाब। अलीवर्दी खान ऑन द पोस्ट ऑफ डिप्टी नवाब, डिप्टी नवाब के रूप में इसे नियुक्त किया। ठीक। अब अलीवर्दी खान जब यहां पे बना तो ऐसा नहीं था, आसान नहीं था बिहार को संभालना, और ना ही सुजाउद्दीन के लिए आसान था। तभी तो इसने इसको एक यहां पे नियुक्त किया अलीवर्दी खान को। इसके लिए समस्या जानते हो क्या हुई, जब ये बना तो यहां अफगान, मराठे, बस समझ रहे हो, इसको परेशान कर रहे थे। मतलब मराठों का काम क्या था इस समय, लूटपाट, हाँ, चौथ वसूली के लिए कभी बिहार पे हमला कर रहे हैं, कभी बंगाल पे, कभी पंजाब पे, ठीक। तो बार बार हमला कर रहे थे। तो बिहार को मराठों से बचाना, और दूसरा अफगान भी बने हुए हैं, अफगानों से बिहार को बचाना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। ठीक है। तो जब ये स्थिति यहाँ पे बना तो इसने बड़ा वीरता के साथ काम भी किया, और इसने अफगानों को भी पराजित किया, और इसने एक जगह पे मराठों को भी पराजित किया। अफगान को तो पूरी तरह से खत्म कर दिया, पराजित कर दिया, लेकिन मराठे कंट्रोल नहीं हुए। वहां तो थोड़ा बहुत हुए, हारे, लेकिन पुनः बाद में इनका बार बार का हमला आने लगा। तो अलीवर्दी खान उनके साथ एक समझौता भी करता है, और समझौता करके उड़ीसा का इलाका दे दिया जाता है जब ये नवाब बनेगा उस समय। तो उस पर तो नियंत्रण नहीं कर पाया, लेकिन अफगानों पर नियंत्रण इसने स्थापित किया था। क्लियर है। तो एक लाइन और यहां पे लिखा जाए, बिहार का डिप्टी नवाब ऑफ बिहार, एक अधिकारी था, सुनिएगा,
एक अधिकारी था जिसका नाम था हैबात जंग, ठीक है। और हैबात जंग को बेसिकली अलीवर्दी खान ने ही अधिकार दिया था, वो एक सैन्य योद्धा के रूप में था और बिहार में जो नियंत्रण कर रहा था तो वो इसका सहयोगी के रूप में था। घटना इंपॉर्टेंट तब हो जाएगा ना कि जब हैबात जंग को अफगानों ने मार दिया, उसकी हत्या कर दी, और जब हत्या कर दिया तब ये क्रोधित होता है, और क्रोधित हुआ तो ये जैसे क्वेश्चन आ चुका है ना, आया या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ, लेकिन जब जब अफगानों ने उसे मार दिया उसके बाद इसने क्या किया, पटना के युद्ध और रानी सराय के युद्ध, 2 युद्ध हुए और इन दोनों युद्धों में इसने अफगानों को पराजित किया। ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि अलीवर्दी खान ने अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया, तो बैटल ऑफ पटना और बैटल ऑफ रानी सराय। लिखिए एक लाइन, हैबात जंग, HAIBAT, हैबात जंग was killed by Afghan, in 1748। जब ये अलीवर्दी खान नवाब था उस समय 1748 में हैबात जंग को अफगानों ने मार दिया। हैबात जंग को अफगानों ने मार दिया। देन इन द बैटल ऑफ पटना एंड रानी सराय, देन इन द बैटल ऑफ पटना एंड रानी सराय, तत्पश्चात पटना के युद्ध और रानी सराय के युद्ध में, पटना के युद्ध और रानी सराय के युद्ध में अलीवर्दी खान डिफीटेड अफगान, अलीवर्दी खान डिफीटेड अफगान। पटना के युद्ध और रानी सराय के युद्ध में अलीवर्दी खान ने अफगानों को पराजित किया, अफगानों को पराजित किया। He also defeated Marathas near Fatuha. He also defeated Maratha near Fatuha. फतुहा जानते हो, पटना में ही है। तो डिफिटेड फतुहा, नियर फतुहा, और इसने फतुहा के नजदीक मराठों को भी पराजित किया, फतुहा के नजदीक मराठों को भी पराजित किया। अब उसके बाद में देखिए अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान के बाद में आप देखेंगे कि नवाब बन जाएगा सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला से कोई विशेष मतलब कोई काम वगैरह बिहार में नहीं है। सिराजुद्दौला, हाँ, युद्ध हो जाएगा उसके बाद में सीधे। तो सिराजुद्दौला के एक युद्ध होगा जिसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी की पूरी चर्चा मैं आप लोगों से कर चुका हूं, और इसी बैटल ऑफ प्लासी के बाद में जब मीर जाफर नवाब बनेगा तो फिर यहां पे एक लाइन आ जाएगा कि जैसे मीर जाफर नवाब बनेगा बंगाल का, तो निश्चित रूप से बिहार में भी चेंजेस होंगे। अब नहीं तो मीर जाफर का बेटा जिसका नाम मीरन था, जिसने सिराजुद्दौला की हत्या भी की थी, याद है ना, पालकी में जो भाग रहा था, तो है ना, तो मीरन को बना दिया गया डिप्टी नवाब ऑफ बंगाल, सॉरी बिहार। बंगाल का नवाब तो बना मीर जाफर, और उसने अपने बेटा को, और इसके लिए आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मीर जाफर, क्लाइव और मीरन तीनों पटना एक साथ पहुंचे प्लासी युद्ध होने के बाद, और इनाम के तौर पे चूंकि ये लोग गद्दारी तो किए ही थे तो इनाम ही तो मिला। मीर जाफर को बंगाल का नवाबी मिला और उसके बेटा को बिहार का उप नवाबी मिला। तो वहां जाता है, उप नवाब उसे नियुक्त करता है, लेकिन उन सब के बावजूद भी वास्तविक ताकत राम नारायण के ही हाथ में बनी रहेगी, जो वहां पहले से दीवान था। नहीं तो मीरन नाम मात्र का एक तरह से काम करेगा, लेकिन पूरी ताकत रहेगा राम नारायण के ही हाथ में, जो बाद में कासिम को लेकर, कासिम इन्हीं सब वो भाग जाएंगे, राजवल्लभ, राम नारायण, याद है ना। तो हाँ, तो फिर ये मांगेगा अंग्रेजों से वापस करो, नहीं होगा तो बक्सर हो जाएगा बाद में। तो ये सब एक कारण आपको उधर आपको दिखाई देंगे। तो
मीर जाफर और मीर जाफर में लिखिए आफ्टर प्लासी, आफ्टर प्लासी यानी प्लासी के पश्चात, आफ्टर प्लासी नवाब बना है राम नारायण, उसी को तो जगह पे ही। तो यहां पे ये वाला इंपॉर्टेंट है मीर जाफर, और मीर जाफर में लिखिए क्या, आफ्टर प्लासी ही अपॉइंटेड हिज सन मीरन ऑन द पोस्ट ऑफ डिप्टी नवाब ऑफ बिहार। आफ्टर प्लासी he appointed his son Miran on the post of Deputy Nawab of Bihar. But the real power was vested in Ram Narayan, the Diwan of Bihar. But the real power was vested in the hands of Ram Narayan, the Diwan of Bihar. लेकिन वास्तविक शक्ति राम नारायण के हाथों में बनी रही, जो बिहार का दीवान था। मीर जाफर के बाद में मीर कासिम, और मीर कासिम, इसके कारण तो आप जान ही रहे हैं कि क्या हुआ वहां पे, बैटल ऑफ बक्सर। लेकिन वो आपसे बैटल ऑफ बक्सर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कासिम का एक क्वेश्चन बनेगा मुंगेर वाला। इसने अपनी राजधानी क्या किया, मुंगेर शिफ्ट किया। कहां से, मुर्शिदाबाद से। तो लिखिएगा ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया। और जल्दी बताइए मुंगेर में क्या बनवाया, आर्सेनल, हाँ, गन फैक्ट्री, लिख लीजिए। ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर एंड एस्टैब्लिश्ड अ गन फैक्ट्री एट मुंगेर, गन फैक्ट्री एट मुंगेर। और इसने मुंगेर में गन फैक्ट्री स्थापित किया नहीं, गन फैक्ट्री स्थापित किया। अब जब मीर कासिम नवाब बना है तो निश्चित रूप से बिहार में यहां से वहां तो ले गया बाद में, लेकिन उससे पहले फिर कोई डिप्टी गवर्नर तो होगा ना उधर, होगा उधर। तो यहां पे जैसे मीरन था, तो जब ये मीर जाफर हट गया, 60 में हट गया, तो यहां पे कासिम आया, तो कासिम मीरन को तो रखेगा नहीं, तो उसके जगह पे फिर किसी को नियुक्त करेगा, यानी डिप्टी गवर्नर ऑफ बंगाल इसके समय में भी चेंज, बिहार और इसके समय में भी चेंज होगा। तो राज बल्लभ को इसने डिप्टी गवर्नर बनाया था बिहार का। तो लिख लीजिए एक लाइन और, ही ऑल्सो अपॉइंटेड राज बल्लभ, ही ऑल्सो अपॉइंटेड राज बल्लभ ऑन द पोस्ट ऑफ डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार, डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार। वही राम नारायण ही चल रहा था, हाँ। तो मीर कासिम के संदर्भ में ये कि एक तो राजधानी परिवर्तन किया मुंगेर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना की, और प्लस इसने राज बल्लभ को वहां का गवर्नर बनाया था। हालांकि ये सब गद्दार निकल जाएंगे, नहीं ये सब घपला उपला कर लेंगे जिसको, और यहां से घपला करके भाग जाएंगे अंग्रेजों के पास। कासिम कहेगा कि भाई इन लोगों को वापस करो, अंग्रेज नहीं मानेंगे, और उसके बाद में एक हमला हो जाएगा कासिम पे मुंगेर में, और किसी तरह से जान बचाकर भागेगा, और फिर उसके बाद में बक्सर को अंजाम दिया जाएगा। एक लाइन यहां पे लिखिए, ऑन 2 सितंबर 1763, ऑन 2 सितंबर 1783, सॉरी हाँ 1763, इंपॉर्टेंट है ये 1763। बताओ तो क्या हुआ इस समय, और
अवध भाग गया, वही वाला डेट है ना? हाँ बिल्कुल वही डेट है, लेकिन यहां पे एक युद्ध है। किस युद्ध में कासिम हारा? लिखिए यहां पे, बैटल ऑफ उदवान नाला। वही मुंगेर में ही एक जगह है उदवान नाला, तो बैटल ऑफ उदवान नाला कहा जाता है। यहीं पे अंग्रेज और कासिम के बीच में एक झड़प हो गई, युद्ध हुआ, और इसमें एक तरफ था मेजर एडम्स अंग्रेज, ना उदवान ना, हाँ उदवान नाला एक तरफ अंग्रेज और अंग्रेजों में मेजर एडम्स और मेजर नॉक्स। मेजर नॉक्स और दूसरी तरफ कासिम। कौन हारा? कासिम हार गया, है ना? ये लोग जीत गए और कासिम हार गया, और कासिम हारने के बाद में क्या किया, यहां से प्लान करके कहां किया, लेफ्ट बिहार फॉर अवध। कहां चला गया? अवध। और जहां पे मुलाकात हो गई किससे? शाह आलम द्वितीय से और सिराजुद्दौला से, सॉरी सुजाउद्दौला से, और तब हो जाएगा बैटल ऑफ बक्सर। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे।